तो आज हम मेट्रिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर 2 हमारे पास, इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अच्छा, एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है बेटा? 3 कंपाउंड्स होते हैं ये। अब हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर लाखों कंपाउंड्स हैं और उन कंपाउंड्स में से कुछ को हम लोग एसिड कहते हैं, कुछ को बेस कहते हैं, कुछ को सॉल्ट कहते हैं। अगर सिंपल लफ्ज़ों में बात करें एसिड बेस और सॉल्ट क्या है, तो एसिड हर खट्टी टेस्ट वाली चीज़ों का, हर वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा होता है, सॉर टेस्ट का होता है, उसको एसिड कहा जाता है। जैसे नींबू का रस, नींबू का जो रस है लेमन जूस, उसको एसिड कहा जाता है। कीनू का जो रस होता है उसको भी एसिड में कंसिडर किया जाता है। जो खटास जिस चीज़ में होती है, खटाई हो गया, टाटरी हो गई, इन चीज़ों को एसिड कहा जाता है। इमली हो गया, इन चीज़ों को एसिड कहा जाता है। बेस हर वो चीज़ जिसका जायका कड़वा होता है उसको बेस कहते हैं केमिस्ट्री में। कड़वे जैसे चूना, अब जो पान में जो चूना लगता है वो कड़वा होता है ना, तो इस वजह से हम बेस जो चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको बेस कहते हैं। या करेला, करेला जो सब्ज़ी है वो कड़वे टेस्ट का होता है ना, कड़वा करेला होता है, तो वो करेले में भी क्या होता है? बेस होता है, जिसकी वजह से उसका जायका कड़वा होता है। तो कड़वी जायके वाली चीज़ों को बेस कहा जाता है। और सॉल्ट, नमकीन या नमक, जैसा नमक जो होता है, नमकीन जायके वाली चीज़ें जो होती हैं उनको सॉल्ट कहा जाता है। तो आम अल्फाज में यहाँ से हम बात स्टार्ट कर सकते हैं एक आसान सी बात से कि एसिड, बेस और सॉल्ट 3 तरह के सब्सटेंस या 3 तरह के कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। खट्टी चीज़ों को एसिड कहा जाता है, कड़वी चीज़ों को बेस कहा जाता है, नमकीन चीज़ों को सॉल्ट कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? लेकिन ये इतनी आसान बातें नहीं है। ये तो शुरू तो हम कब कहते हैं, शुरू हम बहुत आसान बातों से करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात बहुत घुमा देते हैं आगे जाकर। बुक में ऐसे ही होता है। तो अभी तो बात सबको समझ में आ गई कि हाँ सर, नींबू का रस एसिड है, पान का चूना जो है, पान में लगने वाला चूना बेस है, और खाने में डलने वाला नमक सॉल्ट है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यही चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एसिड हज़ारों में है, बेस हज़ारों में है, सॉल्ट भी हज़ारों में है। सिर्फ ये 2-3 किस्म के नहीं होते, मतलब बहुत सारे। अब पुराने ज़माने में तो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में यही कॉन्सेप्ट रखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री में एडवांसमेंट होनी शुरू हो गई ना, तो कहा जाना शुरू कर दिया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एसिड हमेशा खट्टा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेस हमेशा कड़वा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नमक हमेशा नमकीन हो। तो ये सही डेफिनेशन नहीं है, इसकी हमें एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट और प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। तो एक एक करके 3 अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट पेश किए एसिड और बेस के, जो आज की क्लास का मकसद, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है कि मेंशन द 3 कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बारे में 3 कॉन्सेप्ट बताइए जो 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने पेश किए। तो 1, 2, 3। आज हम सिर्फ 2 साइंटिस्ट को पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे 3rd साइंटिस्ट को, क्योंकि एक दिन में तीनों को नहीं पढ़ा जा सकता, बहुत डिटेल टॉपिक है। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस की। केमिकली 3 कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस के। एक ये पहला वाला आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, इसको आर्हीनियस पढ़ेंगे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। दूसरा वाला ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो, ब्रॉन्स्टेड और लोरी के बीच में एक हाइफन डाला हुआ है। यह हाइफन क्या बता रहा है कि ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ये अलग साइंटिस्ट है, ये अलग साइंटिस्ट है, ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड, एक का नाम था लोरी, तो इसलिए ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ये एक बंदा नहीं है, ये 2 अलग अलग बंदे हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट 2 लोगों ने पेश किया। तीसरा लेविस कॉन्सेप्ट, लुइस नहीं, लुइस अलग नाम होता है, फ्रेंच वालों का होता है लुई जिसको कहते हैं, यह है लेविस, लेविस कॉन्सेप्ट। तो नाम थोड़े मुश्किल हैं, याद हो जाएगा बट पढ़ पढ़ के। पहला आर्हीनियस है, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड लोरी और तीसरा है लेविस। बात समझ में आ गई? तो ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड बेस के अलग अलग कॉन्सेप्ट पेश किए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो ये अलग से सवाल आता है, एक्सप्लेन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो विथ एग्जाम्पल भी है, तो हम चाहें तो उसके आगे लिख सकते हैं सवाल में कि विथ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पे दी है ना, तो विथ एग्जाम्पल ऊपर डाल दिया, ये रही एग्जाम्पल देखो। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे बेटा कि किसने बताया इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय अ स्वीडिश केमिस्ट। इस कॉन्सेप्ट को एक स्वीडिश केमिस्ट ने बताया। अब स्वीडिश किसे कहा जाता है बेटा? आप सब जानते हैं कि वो शख्स जो पैदा हुआ हो कहाँ भाई? स्वीडन में। स्वीडन एक कंट्री है, जो शख्स स्वीडन में पैदा होता है उसको स्वीडिश कहा जाता है।
ठीक है। तो स्वीडन इज़ अ कंट्री इन यूरोप, स्कैंडिनेवियन नेशंस में से है। तो स्वीडन में जो शख्स पैदा होता है वो स्वीडिश होता है। तो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, एक स्वीडिश केमिस्ट थे, जिनका नाम बड़ा मुश्किल था, सिर्फ आर्हीनियस था, बट पूरा नाम था सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस। अगस्त के महीने में पैदा नहीं हुए थे, ये नाम है इनका, सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस। तो ये सिर्फ आर्हीनियस भी लिख सकते हैं कि सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस जो एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने 1880 में 1880 में क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को पेश किया। काफ़ी पुरानी बात हो गई, 1880, अब सोच लो कितना साल पुरानी बात। पहला कॉन्सेप्ट पेश किया, बात समझ में आ गई। नाम, पहले साइंटिस्ट का नाम बता दिया, थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन बता दिया। हर सवाल में शुरू में यही करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसी को हम लोग आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, एसिड एंड बेस का। इसी कॉन्सेप्ट को कुछ लोग आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयोनाइजेशन की बात की जाएगी। आयोनाइजेशन किसे कहा जाता है? जब किसी चीज़ को पानी में डाला जाता है तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। 9th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, इसी को आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ये आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन की बात होगी, इसी वजह से इसको आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब ये कहता क्या है कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट को मुताबिक एसिड बेस क्या होते हैं, तो सुनिए ज़रा। एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस H+ ions in aqueous solution, while bases are the compound that produces OH- ions in aqueous solution। क्या कहता है? एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में H+ आयन देते हैं, और बेस वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में OH- आयन देते हैं। बहुत आसान अल्फाज में लिख दिया मैंने। अब इसके एग्जाम्पल देखिए ज़रा। मतलब एसिड क्या होता है? जो H+ देगा। बेस क्या होता है? जो पानी में OH- देगा। सिंपल इज दैट। अब देखिए ज़रा एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एसिड और एक बेस की। HCl, अब आपको पता है ये एसिड होता है HCl। इसका नाम हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, क्या? हाइड्रोक्लोरिक। याद है सबको नाम इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl फार्मूला होता है। अब HCl को जब पानी में डाला, देखो ये H2O लिख दिया, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसको पानी में डाल लें। जैसे इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से आयनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ से। तो क्या होगा? H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। अब H+ जो आयन हमारे पास आया उसको हम लोग कौन सा आयन बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन आयन। और जो Cl- आयन है, ये कौन सा आयन है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड आयन। तो HCl को जब पानी में डाला तो इसने क्या दिया? H+ और Cl-। क्या ये HCl H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वा सॉल्यूशन में? एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर। इस वजह से HCl क्या हो गया हमारा? एसिड हो गया। हर एसिड पानी में H+ आयन देता है आर्हीनियस के मुताबिक। बात समझ में आई? और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एसिड तो नाइट्रिक एसिड भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल, पेपर में एक एग्जाम्पल आपको देनी है, क्लियर है? इसके बाद आ जाओ बेस की मिसाल लेते हैं। बेस हमने लिए NaOH। NaOH को वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसी को आपको पता होगा, कॉस्टिक सोडा भी इसको हम लोग कहते हैं, कास्टिक सोडा। NaOH जब इसको पानी में डालेंगे तो बेटा ये कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब देखो Na+ अलग हो गया और OH- आयन अलग हो गया। अभी जो OH- आयन होता है इसको हम लोग कौन सा आयन बोलते हैं पता है? इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। क्या इसने पानी में डिजॉल्व होकर OH- आयन दिया है? तो ये क्या हो गया हमारा? बेस हो गया। कितनी आसान तरीन बात की इसने। आर्हीनियस ने बोला हर वो चीज़ जो पानी में डालने पर H+ आयन दे दे वो एसिड है, हर वो चीज़ जो पानी में डालने पर OH- आयन दे दे वो बेस है। क्लियर? ये H+ आयन दे रहा है पानी में तो एसिड है, ये OH- आयन दे रहा है पानी में तो क्या हो गया? ये बेस। एग्जाम्पल 50 डाल सकते हैं इसमें, लेकिन एक एक कम से कम, एक एसिड एक बेस का, ताकि आप भी परेशान ना हो इतने ज़्यादा। तो मसला समझ में आ गई बात? अब बात कितनी आसान है, लेकिन डिफेक्ट है इस बात में, नुक्स है इस बात में। अगला सवाल यही है, मेंशन द डिफेक्ट्स ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के डिफेक्ट बताए। डिफेक्ट मतलब क्या होता है? वीकनेस। बेटा डिफेक्ट को बहुत सारे अल्फाज में याद किया जाता है, एक वर्ड नहीं बोलते हैं। 9th क्लास में आ गया था ना ऐसा, पता रदरफोर्ड का किसका आ गया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो अल्लाह के बंदे डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, वीकनेस भी बोल सकते हैं, ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, मिस्टेक भी बोल सकते हैं,
ब्लंडर भी बोल सकते हैं, डीमेरिट भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे साइनोनियम्स होते हैं अल्लाह के बंदे, इन सबका मतलब एक ही है। अगर आपसे पेपर में आ जाए आर्नियस कॉन्सेप्ट का भी डिफेक्ट बताओ, वीकनेस बताओ, ड्रॉबैक बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, मिस्टेक बताओ, ब्लंडर बताओ, डीमेरिट बताओ, डिस्क्रिपेंसी बताओ, सबका मतलब उसकी गलती बताओ। अब पता नहीं 9 में आ गया बच्चा छोड़ के आ गया सवाल, उसके रदरफोर्ड का शायद मैंने डिफेक्ट लिखा है तो उसमें वीकनेस करके आ गया। अरे सर तो डिफेक्ट लिखा है तो हमारा तो वीकनेस आ गया, ये आया था ना पेपर में। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना बच्चे के अंदर कि ये सब एक ही मतलब है, तभी बोलते इंग्लिश जरूर आनी चाहिए बच्चों को, नहीं तो सवाल ही समझ नहीं पाता। ठीक है, तो पता नहीं आप में से तो सबने किया था ना, वो समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं पता लगे डिफेक्ट की बजाय वीकनेस में आ गया पेपर में, तो आप लोगों को कर लेना है। समझ में आ गई बात, ये सारे वर्ड एक ही हैं। पेपर में सवाल बिल्कुल वैसे नहीं आते जैसे कोचिंग में आपको सर ने लिखाया होता है, तो घुमा के सवाल देते हैं, देखा था ना 9 में। तो फिर ऐसा नहीं कि एकदम यही सवाल रटके जा रहे हैं, सवाल चेंज भी हो सकता है। मेंशन नहीं आ गया, राइट डाउन द डिफेक्ट ऑफ, तो बात तो वही है ना। एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ, तो बात तो वही है ना भाई। नहीं सर ने तो मेंशन लिखाया था, इसमें अलग सवाल हो गया। क्लियर है, सवाल समझना भी एक हुनर है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। तो डिफेक्ट मतलब क्या खराबियाँ, क्या कमज़ोरियाँ, क्या तो कोताहियाँ इससे हुई हैं, क्या खराबी थी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब देखो 2 खराबियाँ थी। सबसे पहला, आर्नियस कॉन्सेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। अब जरा देखो AlCl3, BF3, CO2, इन सबको अगर पानी में डालेंगे तो क्या ये H+ दे सकेगा? क्या ये H+ देगा पानी में? हाइड्रोजन है नहीं इसमें, तो H+ देगा क्या? नहीं। तो इसको एसिड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एसिड होते हैं। ये सारे एसिड है जो लिखे हुए तीनों, लेकिन आर्नियस कॉन्सेप्ट इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, चूँकि हाइड्रोजन कैसे देगा ये। बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखो NH3, अमोनिया, इसको पानी में डालेंगे तो क्या ये OH माइनस साइन दे सकता है? क्या ये OH माइनस साइन देगा? नहीं देगा। तो क्या इसको बेस होना चाहिए? आर्नियस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता क्या है? बेस। ये सारे के सारे H+ नहीं दे रहा है, फिर भी एसिड है। ये OH माइनस साइन नहीं दे रहा, फिर भी बेस है। यही डिफेक्ट है। तमाम कंपाउंड्स के नेचर को ये प्रूफ नहीं कर पा रहा था। इसको तो कर दे रहा है, इनको नहीं कर पा रहा है प्रूफ, तो इसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। एक नए कॉन्सेप्ट की तलाश शुरू हो गई कि कोई नया कॉन्सेप्ट आए जिससे पता लगे कि भाई इससे ये सारे मसाइल दूर हो जाएं। तो आया एक नया कॉन्सेप्ट। वो नया कॉन्सेप्ट क्या आया? ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। आर्नियस समझ में आ गया सबको? देखो रट्टा नहीं मारो, समझ लो, खुद से लिख लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। याद कौन करता है? और वैसे भी मैंने बुक से लिखाया भी नहीं, मैं लिखा भी इतना मैंने आसान है ना कि याद भी हो जाते हैं आराम से। मतलब कॉन्सेप्ट बना लो, याद कर लो, दोनों ही आसान है मेरे लेक्चर से, जो करना कर लो। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। इसका आखिरी सवाल है आज का। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए। अभी को ये 2 सेंटेंस, अभी देखो हर जगह पर मैंने हाइफन लगाया है, हर जगह पर हाइफन लगाया है। ब्रॉन्स्टेड अलग आदमी है, लोरी अलग आदमी है। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ये एक ही साइंटिस्ट ने पेश किया, ये 2 साइंटिस्ट ने पेश किया। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लोरी। कुछ बच्चे ना ऐसे भी लिखते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड, तो एक ही बात है, किसी के नाम भी पहले किसी के नाम भी बाद में लिख दो। ब्रॉन्स्टेड लोरी कह दो कि लोरी ब्रॉन्स्टेड कह दो, बात तो वही है। कोई मसला? अगर आप स्कूल में आप लिख रहे हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड तो टीचर सही लिखा रहे हैं आपको, तो मसला नहीं है उसमें, क्योंकि 2 ही नाम है ना भाई, किसी का भी पहले किसी के भी बाद में ले लो। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो दिस कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज बाय, अच्छा 2 सेंटेंस से एक एक करके दोनों की इंफॉर्मेशन देनी है। पहला कौन है? डैनिश केमिस्ट J.N. ब्रॉन्स्टेड। अब डैनिश से मुराद क्या है? डैनिश से मुराद यहां पर हो गया, कहां पैदा हुआ होगा? याद आ गया, नील्स बोहर याद है आपको? नील्स बोहर याद है? बोहर एटॉमिक मॉडल, तो नील्स बोहर भी यहीं का था, डेनमार्क का था, याद है? तो नील्स बोहर की तरह ये भी डेनमार्क का है, डैनिश है। इसका नाम है, पूरा नाम है J.N. ब्रॉन्स्टेड। J.N. फॉर समथिंग होगा, J.N. ब्रॉन्स्टेड, सिर्फ ब्रॉन्स्टेड भी कह सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर ना ओ में ऐसी, मैंने तफरी में क्या किया, मैंने इस ओ में मैंने ना ऐसे कट लगाया, अगर आप देखें तो आई मीन इट, मैंने जानबूझ के लगा है, ऐसे जैसे बुक में नहीं लगा होगा। असल में ना जो स्कैंडिनेवियन नेशन होता है ना, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इनको लोग जब ओ लिखते हैं ना तो ओ में ऐसे कट लगा देते हैं। जैसे आजकल ना फुटबॉल फीफा का दौर चल रहा है, उसमें टीम्स हैं ना, जैसे नॉर्वे की टीम है कोई, ऐसे में उसमें ऑडीगार्ड नाम का एक वो है प्लेयर है। अगर फुटबॉल देखते हैं आप, कोई देखते हैं फुटबॉल आपने? सॉकर कोई भी नहीं देखता? देखते हो सॉकर?
तो उसमें कुछ लोग होंगे ना ओ के नाम में ऐसे, जैसे ये लोग जब लिखते हैं ना तो ओ लिख के ऐसे कट मार देते हैं, तो उनका तरीका है। तो ये डैनिश था तो ये अपना नाम ओ लिख के कट लगाया करते हैं। इस तरह जर्मन जब ओ लिखते हैं ना, ओ के ऊपर ऐसे 2 डॉट ऐसे डाल देते हैं। मेसूत ओजिल बड़ा मशहूर फुटबॉलर था, ओजिल में ओ के ऊपर ऐसे डॉट लगा होता है टी शर्ट में उसके, ठीक है। तो ये इंग्लिश में तो नहीं डालते, लेकिन जो जर्मन है, फ्रेंच हैं, जो नॉर्वे वाले, स्वीडन, डेनमार्क, तो उन लोगों का थोड़ा सा अलग होता है अल्फ़ाबेट का सिस्टम। हम लोग को लगता है स्टाइलिश ओ है, ये स्टाइलिश ओ है, स्टाइलिश ओ नहीं है भाई, ये अलग लैंग्वेज का ओ है। स्टाइलिश के लिए नहीं डाला है कि आप स्टाइल में डाल दो कि अपना नाम चेंज करके ऐसा, इसका अलग तरीका। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके। तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो मैंने ऐसे तफरी में लिख दिया था, ठीक है। नेट में जब करोगे ना चेक, तो ओ पे ऐसे कट लगा आएगा। जब नेट में ब्रॉन्स्टेड लिखोगे ना तो वो ऐसे नाम करके देगा, क्योंकि वो उन्हीं के उसके हिसाब से देते हैं, इंग्लिश के हिसाब से। तो ब्रॉन्स्टेड तो एक डेनिश केमिस्ट था जिसका नाम था J.N. ब्रॉन्स्टेड, और दूसरा क्या था, इंग्लिश केमिस्ट था। इंग्लिश से मुराद कहाँ पैदा हुआ होगा? इंग्लैंड में। इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम था T.M. लॉरी। तो J.N. ब्रॉन्स्टेड, T.M. लॉरी, दोनों ने मिलकर इसको पेश किया। ईयर था किस साल पेश किया? 1923, 1923 में, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा इसी को प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है एसिड और बेस का। जैसे इसको बेटा हम लोग कह रहे थे आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर हम लोग प्रोटॉन के लिहाज से क्या करते हैं, एसिड और बेस को डिफाइन कर रहे होते हैं, इसलिए इसको प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ हम आयोनाइजेशन के हिसाब से डिफाइन कर रहे थे, यहाँ प्रोटॉन के हिसाब से डिफाइन करेंगे। प्रोटॉन तो आपको पता है क्या होता है, 9 में पढ़ा है। अब इसका कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर, एसिड क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन डोनर, डोनर का मतलब होता है देने वाला, जो डोनेट करता है। एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, जबकि बेस क्या होता है भाई? प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, लेता है। प्रोटॉन देने वाला एसिड है और प्रोटॉन लेने वाला बेस है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब इसको समझना है इस बात को कि कैसे साबित करेंगे इसको, ठीक है। तो एग्जाम्पल से बताऊंगा, एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एसिड होता है प्रोटॉन डोनर, बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहाँ प्रोटॉन की कहानी समझनी पड़ेगी आपको। अब यही बात है, अगर वो समझ में आ गया तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ क्या। अच्छा, ये हमारे पास H, ये मैंने H लिखा, क्या ये हाइड्रोजन है? ये हाइड्रोजन है बेटा। हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। पता है ये बात सबको? 9 में पढ़ा है सबने। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो नहीं होता, 0 होता है हाइड्रोजन। अब हम इसको कन्वर्ट कर दें किसमें? इसमें H पे भी कोई चार्ज चाहिए ना, इस पर प्लस चार्ज लगा दें। अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है बेटा? किसी भी चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है? लॉस करता है। सही कहा बिल्कुल ज़ैनब ने, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही जब गेन होता नहीं। यार ये तो 9 क्लास के शुरू की बातें हैं, चैप्टर 1 की यार। कैटाइन एनाइन सोचो ज़रा। आइंस की जब मैंने आपको बताया था, आइन 2 तरह का होता है, तो बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी, ठीक है। तो H प्लस कब होगा? जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ऐसा ही है। तो एक प्रोटॉन तो लॉस नहीं होगा, तो उसके पास एक प्रोटॉन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसके पास? 0 हो जाएगा। तो H प्लस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ मौजूद है? एक प्रोटॉन। ऐसा ही है। H प्लस का मतलब एक प्रोटॉन। तो हम प्रोटॉन को H प्लस कह सकते हैं क्या? अगर मैं कोई ये कहता है कि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एसिड H प्लस डोनर होता है? तो H प्लस में सिर्फ एक प्रोटॉन, अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने, साबित किया इस चीज़ को, देखा आपने। मैं बोलता हूँ कि बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बेस OH माइनस साइन ले, बेस जो है वो H प्लस साइन लेता है? बात समझ में आ रही है? तो इसने क्या बोला था आर्हेनियस ने कि एसिड क्या होता है? H प्लस साइन देता है। इसने क्या क्या देता है? एसिड प्रोटॉन। मजे की बात ये कि प्रोटॉन और H प्लस साइन एक ही बात होती है। नहीं बात समझ में आ रही? अल्फाज का हेर फेर, लफ्जों का जाल और कुछ नहीं। साइंटिस्ट चेंज नाम बन गया, आज भी मशहूर है। कब दिया? 1923, 2026 में भी पढ़ रहे हैं। सिर्फ अल्फाज ही तो तब्दील किया इसने। साइंटिस्ट लोग यही करते हैं और क्या करते हैं, कोई थोड़ी ना आसमानी तूफानी काम करके चले जाते। आप कर लो चेंज, आप भी साइंटिस्ट बन जाओगे। दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है।
तो ये बोलते हैं H प्लस डोनर, ये बोलते हैं प्रोटॉन डोनर। मजे की बात है कि H प्लस और प्रोटॉन एक ही चीज़ होता है। साबित कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, H प्लस प्रोटॉन एक ही चीज़ होता है ना भाई, और क्या होता है। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। अब ये है HCl एसिड है ये, तो ये भी साबित कर रहा था, ये भी साबित करेगा। इसको पानी में डालना है तो क्या करना है, H2O वाटर यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर इसमें ना रिएक्टेंट में वाटर लिखना पड़ेगा ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में। अब ये एसिड है, एसिड क्या होता है बेटा, हमारे पास प्रोटॉन डोनर होता है। एसिड क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा ना बेटा। तो ये क्या करेगा, अच्छा इसमें H प्लस और Cl माइनस होता है, तो ये अपना क्या करेगा, H प्लस क्या किसको दे देगा, वाटर को दे देगा। तो ये एसिड हो गया, चूँकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अब बेस, अच्छा ये वाटर क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस। यहाँ HCl एसिड हो गया और H2O क्या हो गया, बेस हो गया, सही है। अब देखो, अब एक और चीज़, अच्छा ये ना रिवर्सिबल एरो होगा, इसमें ना रिवर्सिबल एरो बनाएंगे। एरो इसका चेंज अभी आपने लिखा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, इसमें एरो बनता है रिवर्सिबल। ये प्रोसेस बेटा रिवर्स भी हो सकता है, चैप्टर 1 में पढ़ा है हमने इस एरो के बारे में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, इसने जब H प्लस दे दिया तो सिर्फ क्या रह गए यहाँ पर, Cl माइनस, और जब इसने H2O ने जब H प्लस लिया तो यहाँ क्या बन गया, H3O प्लस। क्लियर है। अच्छा ये कौन सा आयन हो गया हमारा, लिखा हुआ बस पढ़ दो, क्लोराइड आयन। इस आयन का नाम क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन। H2O वाटर होता है लेकिन H3O प्लस का नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ तक सही है बात। मतलब इसने H प्लस दिया, यहाँ से ये चूंकि H प्लस, ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये एसिड, ये प्रोटॉन ले रहा है तो बेस। ये प्रोटॉन देकर Cl माइनस बन गया, ये प्रोटॉन लेकर H3O प्लस बन गया। क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात करते हैं। इसमें ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में लेफ्ट साइड पे भी एसिड बेस होता है और राइट साइड पे भी एसिड बेस होता है। राइट साइड पे जो एसिड बेस होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब जरा देखिए, समझिए और से। अब इसने H प्लस लिया हुआ था ना, अब ये पता है क्या कर सकते हैं बेटा, अपना H प्लस दोबारा क्या कर सकता है, इसको दे सकता है यहाँ से, क्योंकि रिवर्सन रिवर्स भी हो सकता है, ये वापस कर सकता है इसको। तो ये अब ये प्रोटॉन डोनर हो गया और ये क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब ये प्रोटॉन डोनर हुआ तो एसिड हो गया, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया तो क्या हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस। राइट साइड पे हम लोग कॉन्जुगेट लगा देते हैं। दोबारा सुनिए, अगेन फर्स्ट एग्जांपल दोबारा बताता हूँ। HCl को पानी में डाला एक्वा सॉल्यूशन में, इस HCl ने क्या किया, अपना H प्लस मतलब प्रोटॉन क्या किया, वाटर को दे दिया, तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। जब इसने अपना H प्रोटॉन दिया तो ये Cl माइनस बन गया, जब वाटर ने प्रोटॉन लिया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब ये हाइड्रोनियम आयन वापस दे सकता है अपना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये प्रोटॉन डोनर हो गया एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया बेस। इसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, इसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आ रही है। तो इसमें लेफ्ट साइड पर भी एसिड बेस है और राइट साइड पर भी है। यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे नहीं है। ये फर्क है आर्नियस और ब्रोस्टेड लोरी में, 100% सेम नहीं है। क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड। अच्छा बच्चे का जो सर ये तो बात ही नहीं हुई, HCl का एसिडिक कॉन्सेप्ट तो ये भी साबित कर रहा है, तो इसने कौन सा तीर मार दिया, तो वही बात साबित कर रहा है। तो लेकिन चलो मान लिया कि HCl, लेकिन NH3 का तो बेसिक नेचर वो साबित नहीं कर रहा था ना भाई। NH3 कैसे बेस ये नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता है ये वाला जो कौन सा आर्नियस का ये वाला जो डिफेक्ट है ना, दूसरा वाला, ये ब्रोस्टेड लोरी सही कर देगा। पहला वाला जो डिफेक्ट है वो तो ब्रोस्टेड लोरी भी सही नहीं करेगा। पहला वाला डिफेक्ट जो है वो लेविस कॉन्सेप्ट सही करेगा। मतलब आर्नियस कॉन्सेप्ट में दो डिफेक्ट थे, पहला डिफेक्ट लेविस ने दूर किया, दूसरा डिफेक्ट ब्रोस्टेड लोरी ने दूर किया। अभी दूसरा डिफेक्ट दूर करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा NH3, इसको क्या कहते हैं, अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस, सुना होगा 9th क्लास में भी इसके बारे में। NH3 अमोनिया, ठीक है, बेस होता है ये हो गया वाटर। देखो वाटर को ना हमने खोल दिया H और OH में, मिला दोगे तो H2O बन जाएगा। ये बॉन्ड बना हुआ है H और OH के बीच का। अब देखो वाटर यहाँ पर एज एन एसिड बिहेव करेगा और एमोनिया एज अ बेस बिहेव करेगा। क्या करेगा, वाटर अपना H प्लस क्या करेगा, इसको दे देगा। तो क्या ये प्रोटॉन डोनर हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये एसिड हो गया, तो ये क्या हो गया, साबित हो गया बेस है ये।
ठीक है, प्रोटॉन लेता है ये, इस वजह से ये बेस है। प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट के लिहाज से अमोनिया का बेसिक नेचर साबित हो रहा है, जो आर्हेनियस नहीं कर पाया, ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट। अब देखो राइट साइड पे आते हैं, जब इसने H+ ले लिया तो क्या बन गया, NH4+। अच्छा, NH3 तो अमोनिया होता है, लेकिन NH4+ क्या होता है, कौन सा आइन, अमोनियम आइन। NH3 अमोनिया होता है, लेकिन NH4+ क्या होता है, नाम देखो जरा, नाम में बड़े गड़बड़ा जाते हैं बच्चे, अमोनियम आइन। अच्छा, और यहाँ से H+ निकल गया तो ये क्या बन गया, OH-, जिसको क्या कहते हैं, कौन सा आइन, हाइड्रोक्साइड आइन। अब सुनिए जरा, मैंने क्या बताया, ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में लेफ्ट साइड पे भी एसिड बेस है और राइट साइड पे भी एसिड बेस है, ठीक है। अब देखो, इसने H+ लिया था ना बेटा, अब ये क्या कर सकता है, H+ दोबारा इसको दे सकता है, जिसे लिया था वापस कर सकता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये प्रोटॉन डोनर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉन्जुगेट एसिड। क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया राइट साइड पे, तो क्या हो गया हमारे पास, ये कॉन्जुगेट बेस। अब एक आखिरी बात समझो, वाटर को देखो जरा, वाटर का बड़ा एक अजीब सा बिहेवियर देखो। वाटर यहां पर पहले एग्जाम्पल में क्या साबित हो रहा है, दूसरे एग्जाम्पल में क्या साबित हो रहा है, एसिड। तो ऐसी तमाम चीज़ें बेटा याद रखना है, केमिस्ट्री में ऐसी तमाम चीज़ें जो एसिड बेस दोनों हों, उनके लिए हम लोग एक ख़ास वर्ड यूज़ करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, इसको कहा जाता है एम्फोटेरिक। सुने ये वर्ड कभी, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक किसे कहा जाता है, एक ऐसी चीज़ जो एसिड भी हो और बेस भी हो। वाटर का एम्फोटेरिक नेचर होता है, कभी वो एज एन एसिड बिहेव करता है, कभी वो एज अ बेस बिहेव करता है, कभी वो प्रोटॉन लेता है, कभी वो प्रोटॉन देता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट कहलाते हैं, लेकिन याद रखें कि ये भी डिफेक्ट से पाक नहीं था, लिखा नहीं रहा, सिर्फ समझ लो। अब देखो, ये सारे एसिड होते हैं एसिड। क्या ये प्रोटॉन डोनर हो सकते हैं, क्या ये अपना H+ दे सकते हैं किसी को, नहीं दे सकते। तो क्या ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट इसके एसिडिक कॉन्सेप्ट, इस एसिडिक नेचर साबित कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि H+ ये दे ही नहीं सकता है। दैट्स वाई ये पहला डिफेक्ट हमारा दोबारा से इसमें परजिस्ट करेगा। अगर आपसे पूछेगा पेपर में कि ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट का डिफेक्ट बताओ, जो अगली क्लास में हम करेंगे, कल की क्लास में, तो उसमें से पहला पॉइंट हम लोग लिख देंगे उठा के। दूसरा तो साबित कर रहा है इसका बेसिक नेचर, देख लो सामने आपके, क्लियर है, कोई मसला, सब चीज़ समझ में आ गई, चारों क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है।